दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम मंथन में। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे नौकरी आई है लोअर पीसीएस में। उत्तराखंड के अंदर ये नौकरी आई है, काफ़ी अच्छी मात्रा में नौकरी आई है। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम देने का मन नहीं है तब भी आप एग्जाम देने चले जाइए, क्योंकि आपको उत्तराखंड घूमने का मौका भी मिलेगा, साथ में आपका मूड फ्रेश भी हो जाएगा। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, साथ में आप एग्जाम भी दे दीजिएगा, दोनों काम भी हो जाएंगे, एग्जाम के साथ साथ घूमना भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है उत्तराखंड में एग्जाम देने का। दोस्तों, उत्तराखंड जो है काफ़ी देव फेमस है, जहाँ पे चार धाम भी मौजूद है और साथ में हम लोग देवभूमि के नाम से भी इस जगह को जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो जॉब है काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सरकारी नौकरी करने में, किसी और स्टेट में काम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बिल्कुल एग्जाम आपको देना ही चाहिए। अगर आप दोस्तों किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप किसी जनरल तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे दूसरे स्टेट में एग्जाम का लेवल क्या है। साथ में आपको वहाँ पे घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा और साथ में वहाँ के अगर आप हिस्ट्री कल्चर पढ़िएगा तो आपको कई सारे अलग एग्जाम के लिए भी ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी और स्टेट में काम करने के लिए, तो आपको बिल्कुल ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि इसमें एज लिमिट भी काफ़ी अच्छा है। 21 से लेकर 43 ईयर्स तक के इसमें एज लिमिट है। तो इसमें एज का भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाकर के फॉर्म भरिए और एग्जाम बिल्कुल दे के आइए। तो दोस्तों, देर न करते हुए आज बिल्कुल शुरू करते हैं। हम लोग इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। हम लोग पूरी तरीके से बात करेंगे कितनी जॉब आई हैं, किस किस प्रकार की जॉब आई हैं, साथ में उनकी सैलरीज क्या क्या हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, और साथ में एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में सब कुछ हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे साथ ये पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलती है लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट नौकरियों के बारे में जानकारी, साथ ही बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अपडेट्स मिलती है। जैसे हम लोग अभी हाल फिलहाल मिडावल हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, जिसको पूरी सीरीज में घटना चक्र के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, और साथ में अलग अलग टॉपिक्स पे भी यहाँ डिस्कशन होते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये किसी भी प्रकार का दिक्कत हो एम्प्लॉयमेंट में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको बिल्कुल दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं उत्तराखंड लोअर पीसीएस के बारे में, जो वैकेंसी चाहिए उसके बारे में। दोस्तों देखिए, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज आई हैं, काफ़ी 300 से ऊपर वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले वैकेंसी आई है नायब तहसीलदार की। इसमें जो है करीब 35 वैकेंसीज हैं। तो नायब तहसीलदार दोस्तों पता ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। ये तहसील में जो हेड करते हैं उनको नायब तहसीलदार से बुलाता है। इसके अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम भी होते हैं, और इसकी एज लिमिट है 21 से लेकर 43 ईयर्स। डिप्टी इंजीनियर की देखिए, तो यहाँ पे भी करीब 27 पोस्ट आई हैं। अगर दोस्तों एज की बात करें, सारे का एज ग्रुप जो है 21 से लेकर 43 साल तक का इसमें एज का रिक्वायरमेंट है। और ये जो एज कैलकुलेट किया जाएगा 1 जुलाई 2021 के हिसाब से एज कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात करें दोस्तों दूसरे पोस्ट की, जो सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जो काफ़ी फूड एंड की सप्लाई का जो और भी कई सारे खाद्य सामग्री का सप्लाई देखते हैं, उनका भी वैकेंसीज है। तो वो करीब 28 पोस्ट आई हैं। मार्केटिंग इंस्पेक्टर की करीब 50 पोस्ट आई हैं। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, किसी भी राज्य के अंदर जो है लेबर लॉ सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में साथ में इंडस्ट्रीज में ये मेंटेन करता है कि लेबर का सबसे उसको सब कुछ सुविधाएं मिल रही हों। तो वो इसकी करीब 9 पोस्ट आई हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और भी करीब 5 पोस्ट और है। एक्साइज इंस्पेक्टर, जो कि एक्साइज जो भी कोई भी प्रोडक्शन अगर हो, तो कोई कंपनी या फिर फैक्ट्री करती है तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो अगर कंपनी से क्या सही से वो फैक्ट्री वो कर अदा कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसी को देखरेख करने के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो स्टेट लेवल पे एक्साइज इंस्पेक्टर की जरूरत पड़ेगी। इसी का रिक्रूटमेंट आपको सेंट्रल लेवल पे भी होता है, जो कि एसएससी रिक्रूट करती है। इसमें करीब 10 वैकेंसीज आई हैं। और टैक्स इंस्पेक्टर, ये सही से अगर आप टैक्स का जो है, अगर आप देखिए कि सब लोग कर चोरी तो नहीं कर रहे, कर सही से जमा कर रहे नहीं कर रहे हैं, उसी जैसे आपका एसएससी में होता है, सेम यहाँ पे भी टैक्स इंस्पेक्टर स्टेट लेवल पे है, वो एसएससी वाला सेंट्रल लेवल पे होता है। उसकी करीब 2 पोस्ट आई हैं। सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर होगा, जो कि 2 पोस्ट है। केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की होगी करीब 23 पोस्ट है। खंड सारी इंस्पेक्टर की करीब 4 पोस्ट हैं। दोस्तों ये जो केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर है, ये नॉर्मली जो है ये गन्ने की जो खास करके जो खेती होती है उसके में सही से उसका डेवलपमेंट हो, सही से उसकी कर की चोरी नहीं हो, और साथ में उनको गन्ने की किसान के जो किसान है वो अपने गन्ने को सही से बेच सकें, उसके बारे में सब कुछ पूरा काम करते हैं। तो ये केन इंस्पेक्टर और केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर इस पर काम करते हैं। दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे इसका डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट था 9 अगस्त को, ये एडवर्टीजमेंट आया था,
और इसके लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो है 29 अगस्त। आपको 29 अगस्त का दोस्तों बिल्कुल आप वेट नहीं करना है। अगर आप लेट करेंगे तो आपको मनपसंद सेंटर नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात देखिए, जो भी सेंटर है किसी और स्टेट पीसीएस में भर रहे हैं तो सेंटर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, तो अगर आप अपने हिसाब से कहीं से भी आप दिल्ली से जा रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं, यूपी से जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से एमपी से जा रहे हैं, तो आपको जाने कनेक्टिविटी के हिसाब से देख करके आपको फॉर्म भरना चाहिए। जैसे आपका देहरादून सही होगा जाने के लिए, देहरादून सेंटर बढ़िया है, हरिद्वार सेंटर बढ़िया होगा, तो जहाँ पे आपको रेलवे कनेक्टिविटी की बढ़िया है तो वहाँ पे आप जाके एग्जाम दे सकते हैं। वो सेंटर तभी मिलेंगे अगर आप फॉर्म पहले भरेंगे। तो उसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 29 अगस्त है इसकी लास्ट डेट। और देखिए लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट भी इसकी 29 अगस्त है, लास्ट डेट इसकी फी पेमेंट की। देखिए फिर से बताते हैं, 29 अगस्त से इसके लास्ट डेट फॉर्म भरने की। लेट नहीं करना है, फॉर्म बिल्कुल भर देना। देखिए अगर आप फीस की बात करें तो फीस बहुत ही कम है। नॉर्मल कोई भी आप एग्जाम भरेंगे तो उसमें से फीस की बात करें तो बहुत कम फीस है, मात्र 200 रुपये से भी कम है। अगर आप अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है, ईबीसी है, तो देखिए ये जो ओबीसी और ईबीसी है वो उत्तराखंड स्टेट में जो जो कैटेगरीज आती है स्टेट में, उसके हिसाब से वहाँ के लोग को ही ये रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती हैं। बाहर के लोगों को जो ओबीसी और ईबीसी जो कैटेगरीज है नहीं मिलती हैं। तो इसलिए अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको लिए बस अनरिजर्व कैटेगरीज ओपन होंगी, तो आपके लिए जितनी वैकेंसीज होंगी अनरिजर्व कैटेगरी वाले ही ओपन होंगी। ठीक है, तो आपको वही फीस भरना पड़ेगा 176 रुपीज़ 55 पैसे। और SC/ST की जो फीस है वो मात्र है 86 रुपये 55 पैसे। एक्स सर्विसमैन है कि अगर आप आर्मी में एक्स सर्विसमैन है तो आपको जो फीस है 176 रुपये 55 पैसे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपके लिए फीस है 26 रुपये 55 पैसे। देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशन तो उसमें ऑनलाइन है, आपको जा करके कहाँ पे भरना है, किस वेबसाइट पे जाना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम लोग लास्ट में जो आपको जा करके भी दिखाएंगे कि आपको किस वेबसाइट पे कैसे नेविगेट करके कैसे कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी हम लोग बाकायदा आपको दिखाएंगे। इसलिए आप इसको पूरा देखने के लिए पूरा इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, जैसे नॉर्मल स्टेट पीसीएस में होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो यहाँ पे सब कुछ वैसा ही है प्रोसेस यहाँ पे। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो वो आपको मेंस और इंटरव्यू की बेस के मार्क्स पे होगा। आपको जो प्रीलिम्स है से क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, और इसमें हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे कई बार यहाँ पे क्या किया है उत्तराखंड पीसीएस ने, हर एक में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिया है, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो। इसमें हम लोग अभी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ और डिटेल से उसको चर्चा करते हैं। दोस्तों ये है उत्तराखंड पीसीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत विज्ञापन था, एडवर्टीजमेंट इसकी जो आई थी 9 अगस्त को। आपका लास्ट डेट भरने का 29 अगस्त रात में 11:59 तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अगर आप हम लोग बात करें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के लिए वो काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने रिजर्वेशन के लिए फिल करना है तो आपको अभी ही क्लेम करना है। बाद में अगर आप क्लेम करेंगे तो वो आपको उसके बारे में कोई भी फायदा नहीं मिल पाएगा। उसी के बारे में ये फर्स्ट पॉइंट बताया है। दूसरा बात बताया है कि अगर आप फाइनल ईयर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जो है आपको बिल्कुल वो जो आप उसका जो डेट होना चाहिए तो उसको मार्कशीट इश्यूइंग डेट को ये कंसिडर किया जाएगा। इसके बारे में इसने बताया है कि आपको एग्जाम देने से पहले जो भी इसकी क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है जिसमें जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स की जो डेट मांगी जाएगी वो मार्कशीट इश्यूइंग डेट के हिसाब से इसको निर्धारित किया जाएगा। और दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत भरते हैं, कुछ आप में फर्जी काम करते हैं तो आपको हो सकता है 5 साल के लिए डिबार कर दिया जाए। इसके बारे में भी ये बात करते हैं। और अब ये भी बोला है कि आपको फॉर्म भरते समय बिल्कुल ध्यान से भरना है क्योंकि बाद में आप किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और इसका जो फ़ी पेमेंट है वो आपको फ़ी पेमेंट ऑनलाइन करना है। आप जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप माध्यम से इसका फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और भी कई सारे अलग अलग चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे हमारा हो गया परीक्षा योजना कैसे ली जाएगी, तो वो परिशिष्ट 1 में बताया गया है। पाठ्यक्रम के लिए सिलेबस जो है परिशिष्ट 2 में है, आरक्षण संबंधी दावों के लिए परिशिष्ट 3 में बताया गया है। अब मिनिमम जो मार्क्स रिक्वायरमेंट है वो भी सब कुछ लास्ट में नीचे पर चर्चा करा गया है। तो वो अब हम लोग नीचे पढ़ेंगे तो सभी को हम लोग डिटेल से देखेंगे। दोस्तों अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसका जो प्रिंट आउट है ना, एक कॉपी आपको लेके रख लेना चाहिए क्योंकि बाद में वो आपके लिए आसानी होती है। तो पीटी के समय आपको क्या करना है कि फॉर्म का आपको प्रिंट आउट जो है कहीं भेजना नहीं है। लेकिन अगर आप पीटी क्वालिफाई करते हो तो आपको मेंस के फॉर्म, जब आप फॉर्म एग्जाम देने से पहले अपने जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है उसका प्रिंट आउट लेकर के, साथ में जो भी फ़ी पेमेंट करना है उसको आप प्रिंट आउट लेकर के फ़ी पेमेंट करके तब आपको फॉर्म भेजना जरूरी होगा। तो अगर आप नहीं भेजते हो तो आपको मेंस के लिए हो सकता है डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए। और ये भी बोला कि अंतिम तिथि का वेट ना करें। अगर आप वेट करते हैं तो आप हो सकता है कि फॉर्म भर भी नहीं पाए, सर्वर डाउन हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक चीज़ में कितना जो न्यूनतम मार्क्स आपको मतलब कि
चाहिए चाहिए, मतलब चाहे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, चाहे इंटरव्यू हो गया, उसके बारे में परिशिष्ट 5 में चर्चा की करी गई है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। और हम लोग परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में जो है अलग से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आपको उत्तराखंड पीसीएस की वेबसाइट पे जाकर के वहाँ पे खुद चेक करना है कि आपका सेंटर कहाँ मिला है, एग्जाम का डेट कब है, उसके बारे में आपको खुद ही जा करके देखना पड़ेगा। और अगर आप मेंस देते हैं उत्तराखंड पीसीएस का, आपको तो उसके लिए फी पेमेंट कुछ करना है, तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो कैंडिडेचर है वो भी कैंसिल कर दिया जाए। और जो है अगर हम देखें टोटल जिसमें पोस्ट आई है 190 के करीब पोस्ट आई है। तो देखिए हमने ये पहले भी बताया क्या क्या पोस्ट आई थी। नायब तहसीलदार की पोस्ट है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है। डिप्टी जेलर ये होम डिपार्टमेंट की आती है। सप्लाई इंस्पेक्टर ये हमारी आती है फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है। और अगर हम मार्केटिंग इंस्पेक्टर भी देखें तो ये भी इसी डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है। लेबर डिपार्टमेंट की बात करें तो ये लेबर डिपार्टमेंट का आता है लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। एक्साइज डिपार्टमेंट जो कोई भी फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है कोई भी सामान, तो उसके ऊपर एक्साइज दे रही नहीं दे रही है, उसके ऊपर एक्साइज इंस्पेक्टर उसको चेक करते हैं। पंचायती राज डिपार्टमेंट का आता है हमारा टैक्स इंस्पेक्टर। अगर हम लोग बात करें शुगर केन डेवलपमेंट एंड शुगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, तो इसकी 2 पोस्ट है, शुगर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर और साथ में हमारे केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर। और खंडसारी इंस्पेक्टर भी इसकी तीसरी पोस्ट है, तीसरी 3 पोस्ट इसमें दोस्तों इसकी। अब देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे अलग अलग पोस्ट की जो कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ में उसकी सैलरी क्या है। तो यहाँ पे आपको सैलरी इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर आप प्रीवियस जो एक्स सर्विसमैन है तो आपको और साथ में अगर आप एनसीसी की कोई डिग्री है तो उसमें कई सारे में आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है और साथ में उसको प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट भी आपको मिलेगा। तो उसके बारे में हर एक में जो प्रीफरेंशियल जो आपको क्वालिफिकेशन है उसमें आपको बारे में चर्चा करी गई है। यहाँ पे देखिए हम लोग बात करें अगर नायब तहसीलदार की या फिर किसी और पोस्ट की, सब में जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट तो है ही। तो अगर आप किसी पोस्ट में है क्या कि हिंदी की रिक्वायरमेंट भी है, जैसे कि अगर आप हिंदी में अच्छा लिखते हैं, हिंदी में आपको बिल्कुल लिखने का पढ़ने का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो उसके बारे में भी कई सारे पोस्ट में रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखिए नायब तहसीलदार में आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें सैलरी की तो यहाँ पे देखिए आपकी सैलरी काफ़ी बढ़िया है, 44,900 से लेकर के आपकी वेतनमान जो 1,42,400 तक ये हमारी वेतनमान इसकी रहेगी। उप कार्यपाल की जो है डिप्टी जेलर की जो सैलरी है करीब 35,400 से लेकर के 1,12,000 तक इसकी सैलरी जाएगी। यहाँ पे भी बस आपकी जो रिक्वायरमेंट है ये किसी भी विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपको देवनागरी लिपि में हिंदी में काम करने का पूरा अनुभव होना चाहिए, तभी आपको इसमें रखा जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा अगर आपके पास एक्स सर्विसमैन है या फिर आपके एनसीसी की कोई डिग्री है। और देखिए यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है, जैसे कि फिजिकल रिक्वायरमेंट है अगर आप लड़का हैं या लड़की हैं तो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट अलग होगी, और अगर किसी और स्टेट के हैं तो उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करी गई है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे बताया गया महिला के बारे में, इनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट का साइज कितना होना चाहिए, मेल फीमेल सभी का इसमें बताया गया है। अब देखिए पूर्ति निरीक्षक की बात करें तो यहाँ पे आपको हिंदी की भी रिक्वायरमेंट है, देवनागरी लिपि में हिंदी में आपको बिल्कुल अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और साथ में अगर आप मेन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। सभी में दोस्तों क्या है कि ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट तो है यही, तो उसके बारे में चर्चा करके कोई फायदा है नहीं। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें विपगन निरीक्षक की बात करें तो यहाँ पे भी फिर से देवनागरी लिपि की रिक्वायरमेंट है। अगर बात करें हम लोग श्रम प्रवर्तन अधिकारी की तो यहाँ पे किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, साथ में यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको अगर आपके पास कोई भी अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है या फिर आपके पास एनसीसी की कोई डिग्री बी प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पे भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। आबकारी निरीक्षक की बात करें तो यहाँ पे भी बस ग्रेजुएशन की बात करेंगे, साथ में यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपके पास फिजिकल जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी फिजिकल उसको भी पूरा करना पड़ेगा। जैसे आप पे हाइट हो गया, चाहे आपका चेस्ट की साइज होगी, दोनों को आपको ये पूरा करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए फॉर्म भरना। दोस्तों आपको ये क्या करना है कि फॉर्म भरने से पहले अपना चेस्ट का साथ में अपना हाइट भी मेजर कर लेना, तभी आप उसके लिए अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज आपको अप्लाई करके फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपका वो पूरा नहीं होता है तो उसको आप चॉइस को बिल्कुल लास्ट में भरिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसके चक्कर में डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए, आपको वो पोस्ट मिले भी नहीं, आपका वो कैटेगरी में अगर आप वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो वो आपका जॉब नहीं मिले, इसी कारण से कोई और जॉब आपका दूसरा मिस भी हो जाए। इसलिए आपको उसको बिल्कुल लास्ट में भरना है अगर आप फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करते हैं तो। कर अधिकारी की बात करें तो टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी फिर से बस ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। अब ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कृषि विज्ञान में स्नातक ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर से ही आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये तो इसकी बात को बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा अगर बात करें गन्ना विकास निरीक्षक की तो यहाँ पे भी कृषि में स्नातक डिग्री की रिक्वायरमेंट है। देखिए अब
खांडसारी निरीक्षक की बात करें तो यहाँ पे भी आपको स्नातक की रिक्वायरमेंट तो सभी में है, साथ में देवनागरी लिपि में हिंदी का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए जहाँ तक रही बात दोस्तों एज की बात, तो यहाँ पे एज यहाँ पे अलग से अलग अलग पोस्ट में बताया गया है। तो कई सारे पोस्ट में 21 से 42 साल तक भी है, और कुछ लोगों के लिए जहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है वहाँ पे एज करीब 21 से 43 साल की भी बात करी गई है। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस में काम कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको भी अलग प्रकार की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है। तो उसी के चक्कर में यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 21 से 43 साल की बात करी गई है। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जुलाई 2000 से लेकर के वो लिमिट डेट है, और आपका डेट जो है 2 जुलाई 1978 के बीच का ही होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे और कुछ जो जो इंपॉर्टेंट बात है उनको हम बिल्कुल आराम से चर्चा करेंगे। यहाँ पे उच्चतम आयु सीमा के छूट संबंधी, जैसे कि अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उसके बारे में बताया गया है, और साथ में बताया गया कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो उसी के बारे में यहाँ चर्चा करी गई है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप बिल्कुल जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए, और अगर आप यहाँ पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये नॉर्मली किसी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं देखा है, ऐसा बताया जाता है। इसमें अगर बोला गया है वैवाहिक परिस्थिति, मतलब कि अगर आपके पास एक से अधिक, अगर आप लड़का है मेल हैं तो अगर आप एक से अधिक पत्नी है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप फीमेल हैं आपके पास एक से अधिक पति हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में, इस एग्जाम के नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको मेंटली स्टेबल होना चाहिए एग्जाम देने के लिए, और अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आप उसी स्टेट के आपको पास डोमिसाइल होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अदरवाइज आप किसी और स्टेट के रहेंगे तो आपको ये जो कैटेगरी की रिजर्वेशन वो नहीं मिलेगी। 40% रिजर्वेशन जो विकलांग लोग को के विकलांगता के आधार पर जो रिजर्वेशन मिलती है, 40% जिसका भी विकलांग है तो उनको अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए अलग श्रेणी बनाई गई है। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। पूर्व सैनिक को कैसे कैसे लाभ मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करी गई है। अगर आप पूर्व सैनिक है तो यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने का तरीका यहाँ पे बताया गया है, ukpsc.gov.in पे जाना है या फिर ukpsc.net.in पे जाना है। दोस्तों हम लोग आपको बकायदा फॉर्म पे वेबसाइट पे जाकर दिखाएंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, और दिखाएंगे किस वेबसाइट पे जाना है, कहाँ पे फॉर्म फिल करना है। तो उस पर आपको टेंशन लेना है आराम से, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए फीस के बारे में हमने पहले भी चर्चा करी, तो यहाँ पे फीस बताया गया है, और फीस देखिए काफ़ी सस्ता है। फॉर्म का बस आपको, अगर आप किसी और स्टेट से हैं जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो आपको ये हो सकता है थोड़ा सा ट्रैवल लिंक कॉस्ट है, लेकिन आपको एग्जाम देना चाहिए। दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम के लिए, वो हम लोग देखें। कुछ भी प्रकार का आपको दिक्कत है UKPSC हेल्पलाइन पे आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पे किस प्रकार का एग्जाम लिया जाएगा ये यहाँ पे भी बताया गया है प्रीलिम्स का, वो हम लोग बाद में भी देखेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम लिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे सेंटर कहाँ क्या है उसके बारे में यहाँ चर्चा करेगी, और नीचे आराम से सेंटर का एक लिस्ट भी प्रोवाइड किया गया है। गलत उत्तरों को आपको क्या है निगेटिव मार्किंग्स भी है उसके बारे में भी बताया गया है। दोस्तों अगर आप एग्जाम देते हैं और आप चाहते हैं कि देखिए उसका जो एग्जाम का जो आंसर शीट है वो बाकायदा आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और अगर आपको किसी भी प्रकार को उसमें गलती लगता है, कुंजी में आपको किसी प्रकार का कुछ त्रुटि लगता है तो आप जाकर के उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। साथ में 50 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट का भुगतान नहीं करते हैं तो आपकी वो सुनवाई नहीं की जाएगी। तो आपको जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप उसको जाकर के उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये साफ बताया है कि आपका प्रीलिम्स का मार्क्स जो है फाइनल सिलेक्शन में जोड़ा नहीं जाएगा। प्रीलिम्स का मार्क्स अलग से बस क्वालिफाइंग है, आपका मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ा जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटर कहाँ कहाँ है परीक्षा केंद्र। तो दोस्तों आपको वही सेंटर भरना है जहाँ पे आपको, अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने हिसाब से सेंटर भरना है जो आपके स्टेट से बिल्कुल पास लगे और जहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम आपका कम लगे। तो वो अगर आप फॉर्म पहले भरेंगे तभी आपको जा करके वो सेंटर मिल सकता है। तो अगर आप लेट करेंगे तो फॉर्म आपको, तो वह फॉर्म में सेंटर आप 1% सेंटर आपको मिलेगा भी नहीं। देखिए दोस्तों प्रीलिम्स का एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स का एग्जाम के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स में आपका एक पेपर होगा जनरल स्टडी और एप्टीट्यूड का, जिसमें कि करीब 100 क्वेश्चन होंगे। आपके 150 मार्क्स का हमारा ये पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेंस एग्जाम होगा, फिर इसमें पर्सनालिटी टेस्ट होगी। प्रीलिम्स एग्जाम की बात देखिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। मेंस एग्जामिनेशन में हम लोग बात करें यहाँ पे पेपर 1 जनरल स्टडी का होगा, पेपर 2 एसे और ड्राफ्टिंग का होगा।
जो मार्क्स हो गए 200 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पहले में जनरल स्टडी में 20 होंगे और एसए ड्राफ्टिंग में 5 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है एसए और ड्राफ्टिंग पेपर में यहाँ पे 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो आपको इतने परसेंट तो लाना ही लाना है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट एग्जाम का जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स का ही एग्जाम है। देखिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन में क्या क्या है जो आपका सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं, तो बाकायदा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। जनरल स्टडीज में देखिए यहाँ पे जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन भी है, हिस्ट्री यहाँ पे फिर बताया गया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट है। जैसे कि ये जितने भी टॉपिक है ना, जैसे इकोनॉमी होगा, ज्योग्राफी हो गया, ये आपके जो आप किसी और एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आप जैसे कि हमने राजस्थान के बारे में भी चर्चा करी थी, राजस्थान का भी फॉर्म आप भर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, 1-2 किताबें जो होती हैं राजस्थान स्पेसिफिक, जैसे कि वहाँ की हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेट में थोड़ा सा हर स्टेट में अपने स्टेट का पूछते हैं ज़्यादा क्वेश्चन। तो आपको भी यहाँ पर एक किताब आप चाहे अरिहंत ले लें या फिर कोई और पब्लिशर का किताब ले लें, ऑनलाइन मंगा लें, फ्लिपकार्ट से मंगा लें, अमेजन से मंगा लें, आराम से इसको पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि बाकी टॉपिक तो सेम ही है, बस जो टॉपिक जो डिफरेंट है वो हमारा यहाँ पे उत्तराखंड का हिस्ट्री पढ़ना है और साथ में कल्चर ऑफ उत्तराखंड पढ़ना है। तो ये ज़्यादा पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा। प्रीवियस पेपर को देख लेंगे, आपको उससे भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे लड़ते हैं। तो यहाँ पे ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, साथ में हमारा हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड हो गया, जो उत्तराखंड स्पेसिफिक हम लोग को पढ़ना है। और उत्तराखंड की जो इकोनॉमी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड, उत्तराखंड कैसे बना, कब अलग हुआ, उसके बारे में भी यहाँ आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन उत्तराखंड भी है, साथ में इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और यहाँ पे इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी बात करेगी है। और यहाँ पे फोकस रहेगा मेनली आपको उत्तराखंड, वहाँ पे जितनी कंपनीज है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस जो नॉर्मल होता है, जैसे क्या होता है LRDA में होता है ना कि आराम फिगर वाले क्वेश्चन हो गए, उस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। विजुअल मेमोरी का होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, एनालिसिस, जो नॉर्मल सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे मुख्य परीक्षा की बात करें, मेंस एग्जाम्स की बात करें, तो मेंस एग्जाम में क्या होगा उसका सिलेबस को हम लोग देखते हैं। तो मेंस एग्जाम में अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस, इसके बारे में बात करेगी है। इसका जो एक पेपर होगा 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। तो साथ में स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में भी यहाँ पे टॉपिक को पढ़ना है आपको, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी पढ़ना है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ आपको भारत का संविधान के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के बारे में भी यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, साथ में ये मेंस में सारे टॉपिक्स जो नॉर्मली सभी एग्जाम में पूछते हैं वही टॉपिक है, कुछ अलग नहीं है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड डेमोग्राफी, जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, ये अलग टॉपिक होगा जो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अगर आप उत्तराखंड पीसेस का मेंस लिखते हैं तो। कल्चर भी पढ़ना पड़ेगा, साथ में ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और उत्तराखंड में आपको जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड, साथ में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन उत्तराखंड। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो अगर आप उत्तराखंड का आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सेम चीज़ आपको मेंस के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, अगर आप मेंस लिखते हो तो आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आपको जॉब काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको बढ़िया जॉब चाहिए, उत्तराखंड देवभूमि रहने का मौका मिलता है, इससे बढ़िया कुछ कोई बात ही नहीं है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए और साथ में पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक बैकग्राउंड में आपको इंडो तिब्बतन ट्रेड, साथ में जो उत्तराखंड का खास करके क्योंकि बॉर्डर शेयर करता है हमारा। हम लोग और बात करें, इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी है यहाँ पे, ये सब जो पढ़ना है उत्तराखंड पे फोकस होकर देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम जो भी है सिलेबस, आपको क्या करना है, जाकर के चुपचाप उत्तराखंड पीसीएस का प्रीवियस पेपर देखना है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। यहाँ पे देखिए ये जो एक दूसरा पेपर था मेंस का, जिसमें कि 200 मार्क्स का था, 3 घंटे का था, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में चर्चा करी गई है। देखिए यहाँ पे है हिंदी सारांश लेखन में लगभग 300 शब्दों में आपको करना है, और यहाँ पे निबंध लिखना है। किसी टॉपिक पे निबंध आ जाएगा, निबंध आपको लिखना पड़ेगा, चाहे आपको लिटरेचर एंड कल्चर पे होगा, सोशल स्फीयर पे होगा, या फिर आपको पॉलिटिकल स्फीयर पे होगा, साइंस एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी पे होगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स पे हो सकता है, या फिर नेचुरल कैलेमिटी। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको एसी में क्या होता है कि बेसिकली सारे डायमेंशन कवर करने होते हैं। अब बढ़िया से इंट्रोडक्शन, बढ़िया से कंक्लूजन, वो आपको पॉजिटिव अप्रोच दिखाते हुए अपना कंक्लूजन ड्रॉ करिएगा, आपको बढ़िया नंबर आ जाएंगे। इससे में तो आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, इससे तो आप आराम से ये पार्ट कर लेंगे। जो आपको प्रैक्टिस करना है, हिंदी में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल लोगों का हिंदी उतना अच्छा होता नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो आपके लिए अच्छी बात है, आपके लिए काफ़ी बढ़िया आसान रहेगा। और हिंदी में को आप एक अनुवाद करना पड़ेगा इंग्लिश में, और इंग्लिश को एक अनुवाद करना पड़ेगा हिंदी में। फिर दोस्तों इसके बाद क्या है, इंटरव्यू लिया जाएगा 50 मार्क्स का। अब देखिए यहाँ पे जो है सब मेजरली सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। अब मिनिमम मार्क्स क्या क्या चाहिए और वो हम लोग देखते हैं। ये जितने भी फॉर्म है ये बताया गया है कि आपको कैसे कैसे आपका, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो किस प्रकार से आपको फॉर्म सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे फॉर्म दिखाया गया है।
अब देखिए ये है सबसे लास्ट पेज, इसमें जो बताया गया है कि आपको जो है कितना कितना मार्क्स लाना है, मिनिमम क्वालिफाइंग आपको मार्क्स कितना कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व के लिए 40% है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे अनपिछड़ा वर्ग के लिए, यहाँ पे श्रेणी के लिए 35% है, SC ST के लिए 30% है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कैटेगरी के 35% है। तो ये जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो आपको लाने पड़ेंगे, जो मेंस एग्जाम में आपको लाना पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और दोस्तों टोटल जो आपका मार्क्स है, अगर आप देखेंगे मेंस प्लस इंटरव्यू में आपको 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको क्वालिफाई किया जाएगा। दोनों का मार्क्स मिला के 40% होना चाहिए। अगर आप OBC में आते हैं या फिर किसी और कैटेगरी में, अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फर्स्ट कैटेगरी आती है, जिसमें क्या 40% आपका हो गया मेंस में और टोटल 45% मार्क्स होना चाहिए आपको इंटरव्यू मिला करके, तभी आप उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तभी आप यहाँ पे मिनिमम तो आप लिस्ट में तो आपका नाम आ सकता है। दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे वेबसाइट की तरफ और देखेंगे आपको फॉर्म कहाँ पे भरना है। दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट उत्तराखंड PSC का, ठीक है। आपको ये वेबसाइट ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। देखिए आप धीरे धीरे बढ़िएगा, यहाँ पे होम के नीचे अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे है एग्जाम और रिक्रूटमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद नया विंडो खुल जाएगा। तो नया विंडो खुलने के बाद आपको किस में जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधिरिस्त सेवा परीक्षा 2021 संबंधी विज्ञप्ति विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन, तो यहाँ पे आपको जाना है। दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दे रखे हैं, अगर आपको इंटरेस्टेड है, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल देखना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नया एक पेज खुल जाएगा। विज्ञप्ति है तो यहाँ पे क्लिक करना है, आपको विज्ञप्ति विज्ञापन है तो यहाँ पे क्लिक करना है, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करना है, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको तीसरे पॉइंट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप ऑनलाइन यहाँ पे भरेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको फॉर्म फिल करने का दे रखा है। स्टेप 1 आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे में आपका एजुकेशन अदर डिटेल्स भरना है, फिर फोटो अपलोड करना है, पेमेंट करना है, फिर यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन करना है। अगर हम लोग यहाँ पे जाकर के अप्लाई करते हैं, अप्लाई नो करते हैं तो देखिए हमारा ये पेज दोस्तों ये खुल जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम भरना है, फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है, अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, नेशनलिटी भरनी है, सब कुछ। ये जैसे आप भरेंगे यहाँ पे जाकर के देखेंगे तो आप ये स्टेप 1 हो जाएगा। इसे सारे स्टेप को पूरा करेंगे तो आप यहाँ पे जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आ रही है। अगर आपको पसंद आ रही है तो कृपया करके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन आपको मिलते रहेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट जो एम्प्लॉयमेंट है जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ते रहते हैं लेकिन आपको सही नौकरी के बारे में जानकारी नहीं हो तो आपको पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सही नौकरी के बारे में बिल्कुल जानकारी दी जाएगी, जो इंपॉर्टेंट नौकरी है जिसको आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एम्प्लॉयमेंट के साथ और साथ में अलग टॉपिक्स के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।